हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को, उसका एनालिसिस करेंगे। आपको मैं एक प्रॉपर प्रोसीजर बताऊंगा कि किस प्रोसीजर में आपको क्वेश्चन को डिकोड करना है और उसके बाद आप एग्जाम्स के अंदर बिना किसी भी पॉइंट को मिस करे जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप आंसर कर पाएंगे। सो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट का एक ओवरव्यू। ठीक है, तो टाइम ऑफ सप्लाई का जो चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर हमारा किस चीज़ में कवर्ड है? टाइम ऑफ सप्लाई। सबसे पहले हम टाइम ऑफ सप्लाई निकालते क्यों हैं? हम निकालते हैं ताकि हमें पता चले कि भाई किस टाइम पे कौन सा रेट अवेलेबल था, जो रेट हमारा जीएसटी का अब लगने वाला है। तो यानी कि वो चीज़ निकालने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन की जाती है और उस टाइम पे जो भी रेट प्रेवलेंट होगा वो आपका जीएसटी का उसके ऊपर लग जाता है। लेकिन उसके लिए जब आप क्वेश्चन अप्रोच करोगे तो आपको क्या क्या यहाँ पर देखना होगा, क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। तो भाई सबसे पहले आपके पास आता है कि आपको यह देखना है कि जो सामने वाली चीज़ है वो गुड्स है या सर्विस है, वो गुड्स है या फिर सर्विस है। ठीक है, पहली चीज़ तो पहला फिल्टर आपका ये लगेगा। अब अगर मान लो लेट सपोज कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो गुड्स का क्वेश्चन है, तो आपकी सेकंड चीज़ जो आपके देखने के बनेगी वो ये होगी कि भाई वो गुड्स जो है उस पर आरसीएम लग रहा है या फिर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग रहा है, क्योंकि दोनों की चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है, सेम गोज फॉर सर्विसेज। सर्विसेज में भी आपको ये देखना होगा कि भाई उस पर आरसीएम एप्लीकेबल है या फिर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आपने ये देखा कि क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आपका आया हुआ है टाइम ऑफ सप्लाई का, फर्स्ट थिंग। फिर आपको देखना है कि हमारे जो इस क्वेश्चन के अंदर बात हो रही है वो गुड्स की बात हो रही है या फिर सर्विसेज की बात हो रही है, सेकंड पार्ट। थर्डली आपको ये देखना है कि भाई आरसीएम लगा हुआ है इस पे या फिर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इतने फिल्टर्स आपने लगा लिए, उसके बाद आप उसको आंसर करना शुरू करोगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि आपको ये चीज़ें किस तरीके से आती हैं। तो अगर मैं एक बिल्कुल शॉर्ट में आपसे डिस्कस करूं तो गुड्स के केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म अगर हम बात करें तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है कि आपका इनवॉइस बेसिकली रेज हो जाना चाहिए जिस टाइम तक आप अपने गुड्स को या तो डिस्पैच कर रहे हो या फिर आप उसको मेड अवेलेबल करवा रहे हो। ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट तक आपका इनवॉइस रेज हो जाना चाहिए था। अगर आपका इनवॉइस रेज नहीं हुआ है तो ये जो डेट है दैट डेट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर इनवॉइस पहले रेज हो गया था तो वो डेट, अगर मान लो इस डेट को आपने इनवॉइस रेज कर दिया था तो दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। नहीं किया था, अगर नहीं किया था तो इस केस में दिस विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये तो होता है नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर। ठीक है, अब आते हैं हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। तो वहां पर गुड्स के केस के अंदर स्पेसिफिकली क्या होता है कि भाई गुड्स के केस में आपका यहां पर आ जाएगा सबसे पहली बात तो कि डेट ऑफ इनवॉइस जो होती है, डेट ऑफ इनवॉइस वो नहीं लेंगे। उस डेट ऑफ इनवॉइस का 31st डे यहां पर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट आता है आपका डेट ऑफ पेमेंट और थर्ड आपका आता है यहां पर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। क्योंकि हम रिसिपिएंट के पर्सपेक्टिव से करते हैं तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। जैसे पहले क्या था, फॉरवर्ड चार्ज जो है वो सप्लायर के पर्सपेक्टिव से है तो वहां पर हमने डिस्पैच देखा था, और यहां पर रिवर्स चार्ज के अंदर जो कि रिसिपिएंट के पर्सपेक्टिव से है तो हम देखेंगे कि भाई उसका रिसिप्ट, उसके पास गुड्स पहुंचे कब है। ठीक है, इन तीन चीजों को हम कंपेयर करेंगे, विच एवर इज अर्लियर हमारा निकल के आएगा एंड दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको चैप्टर का। तो ये तो हो गया आपका फॉरवर्ड चार्ज और ये हो गया आपका रिवर्स चार्ज। अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज के बारे में। तो अगर मैं सर्विसेज की बात करूं तो सर्विसेज के अंदर भी आपके पास सेम चीजें आती हैं। आपका आएगा पहले फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, अब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर देखो, सप्लाई के सर्विसेज के अंदर आप कोई गुड्स नहीं पहुंचा रहे हो जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पर आप देकर आओगे, आपको बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो। सर्विसेज लंबे टाइम की भी हो सकती है या फिर एक सर्विस आप प्रोवाइड करने गए हो जो कि लंबे टाइम एक्सटेंड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी घर में पेंट करने जा रहे हो, ठीक है, तो पेंटिंग की सर्विसेज है, उसमें 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन भी लग सकते हैं, जो कि आपको डे 1 में नहीं पता कितनी टाइम में वो काम कंप्लीट होगा आपका। तो उस केस के अंदर आपका प्रोविजन ऑफ सर्विस लिया जाता है कि भाई सर्विस कब कंप्लीट हुई। ठीक है, तो एक तो मैं पहले रेलिवेंट डेट्स बताता हूं, उसके बाद उसको किस तरीके से डील करना है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले आपका रेलिवेंट डेट आती है प्रोविजन ऑफ सर्विस की डेट, प्रोविजन ऑफ सर्विस की डेट।
दूसरा आता है आपका डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट, और थर्ड आता है आपका डेट ऑफ इनवॉइस। तो ये 3 रेलिवेंट चीजें हैं। अभी इनका लोअर नहीं लेंगे हम, अभी हम इसके अंदर आपको डिस्कशन में आपको चीजें समझाने वाला हूं मैं। अब यहां पर बेसिकली क्या होगा कि जो इनवॉइस है, ठीक है, ये जो इनवॉइस है, अगर प्रोविजन ऑफ सर्विस के 30 डेज इन केस ऑफ नॉर्मल बिजनेसेस और 45 डेज इन केस ऑफ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो इतने टाइम के अंदर अगर आपने इनवॉइस जो है वो रेज कर दिया था इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट से पहले पहले, तो हम डेट ऑफ इनवॉइस लेंगे। बट अगर इनवॉइस रेज नहीं हुआ था तो जो प्रोविजन ऑफ सर्विस की डेट है पहले की, वो ही लेके चलेंगे, दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो यानी कि अगर जो इनवॉइस है वो हमारा 30 या फिर 45 डेज में आ गया तो हम इसको ले लेंगे, वरना हम इसको इग्नोर कर देंगे। हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और हमारा टाइम ऑफ सप्लाई विच एवर इज अर्लियर करके निकाल लेंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट रह गया तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है, ठीक है। अब ये तो हुआ हमारा नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब हम बात करते हैं, तो एक सेकंड, इसको मैं दोबारा एक बार आपको रीट्रेट कर दूं। यहां पर कोई भी 2 चीजें अवेलेबल रहने वाली हैं, ठीक है। तीनों में से हम लोअर नहीं निकालेंगे, कोई भी 2 चीज आपको लेनी होंगी। अगर इनवॉइस टाइम से रेज हुआ है तो आप इनवॉइस को और पेमेंट को कंपेयर करोगे, और अगर इनवॉइस टाइम से रेज नहीं हुआ है 30 डेज में या 45 डेज में, तो प्रोविजन ऑफ सर्विस या डेट ऑफ पेमेंट को लोगे। तीनों चीजें एक साथ लेके विच एवर इज लोअर आप यहां पर नहीं लेने वाले हो। इनवॉइस टाइम से रेज हो गया तो इसकी सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगी, इनवॉइस टाइम से रेज नहीं हुआ तो इनवॉइस की सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बस यहां पर इस चीज में गलती नहीं करनी है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम करते हैं यहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, जैसे कि सेम चीज हमने यहां पर करी थी वैसी ही सेम चीज यहां पर हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टाइम ऑफ सप्लाई के केस के अंदर करने वाले हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, 2 चीज यहां पर लेंगे। एक तो आपका डेट ऑफ पेमेंट और आपका 61st डे ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ठीक है। तो भाई यहां पर यह चीज यहां पर हो जाएगी, जबकि गुड्स के केस के अंदर हमारे पास क्या था, डेट ऑफ पेमेंट भी था, डेट ऑफ पेमेंट भी था और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स भी था, और आपका डेट ऑफ इनवॉइस भी था, प्लस 31st डे। तो ये यहां पर आपका इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका देखो कंप्लीट डिस्कशन। एक चीज और देख लेते हैं, जो डेट ऑफ पेमेंट हम बार बार बात कर रहे हैं, तो जो पेमेंट की डेट होगी वो क्या होगी, वो होगी जिस दिन आपके बैंक अकाउंट से पैसे गए, सॉरी जिस दिन आपके बैंक अकाउंट में पैसे आए, क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट, या फिर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जब रिसिप्ट दिखा दी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो दैट इज द टाइम ऑफ आपका, इसका विच एवर इज लोअर जो होगा दैट इज योर डेट ऑफ पेमेंट। तो आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा और कंफ्यूज करने के लिए, थोड़ा सा आपका काम और बढ़ाने के लिए आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आपको ये दोनों डेट्स दी होंगी, तो आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों में से विच एवर इज लोअर लेके चलना है। तो भाई ये तो हुआ हमारा पूरे के पूरे इस चैप्टर का अभी तक का ये ओवरव्यू। अब इन्हीं चीजों को यूज करना है। अब देखो मैं एक बेसिक फॉर्मेट बना रहा हूं, हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो घूम के उस फॉर्मेट के ऊपर आएंगे, उस फॉर्मेट में सारी चेकलिस्ट को कवर करेंगे और उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे कि हमें आंसर किस तरीके से करना है। क्योंकि देखो 4 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम के अंदर, और इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसमें पूरे पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं। एमसीक्यू में भी आ गया तो 6 नंबर तक भी जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर गलती तो नहीं करनी हमें, ठीक है। तो भाई उसको करने के लिए सबसे पहले हमें यही करना है कि हमें क्वेश्चन को देखना है, उसमें से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि गुड्स की बात हो रही है या फिर सर्विसेज की बात हो रही है। फिर हम देखेंगे उसमें कि भाई आरसीएम लग रहा है या फिर फॉरवर्ड चार्ज लग रहा है। तो ये दोनों केसेस में यही चीज देखेंगे, फॉरवर्ड चार्ज लग रहा है या फिर आरसीएम।
ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस को। एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करेंगे, और बिल्कुल भी आप अपना कोशिश करें कि अगर इसको आप खुद प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पॉज करके एक बार क्वेश्चन को खुद रीड करें, खुद उसको कंक्लूड करने की कोशिश करें। अगर हो जाता है तो आप स्किप कर सकते हैं, बट अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मैं आपको बिठा के यहाँ पर क्वेश्चन कराने के लिए यहाँ पर हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ। अब सिग्निफिकेंस देखो, हमने समझ चुके हैं हम कि सिग्निफिकेंस ये होती है कि जो टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा उस टाइम पे जो रेट होगा वो हमें लगाना है जीएसटी का। तो बेसिकली हम यहां पर जीएसटी का रेट डिटरमाइन करने के लिए बैठे हुए हैं। तो भाई जीएसटी का रेट हमें मिल गया, तो उसके बाद हम उसके बेसिस पे अपना टाइम निकाल के बेसिकली वो रेट लगाने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, 2 लाइन में आपको आंसर करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर एक चीज पूछी गई है, जीएसटी इज पेबल ऑन एडवांस रिसीव्ड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। अब देखो यहां से मैं की पॉइंट्स क्या क्या पिकअप करूंगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले इन्होंने बात की है एडवांस पेमेंट की, पहला पॉइंट। ठीक है, की गेटअवे मेरा। सेकंड इन्होंने बात की है गुड्स एंड सर्विसेज की, सेकंड बात। थर्ड इन्होंने बात की है फॉरवर्ड चार्ज की। ठीक है, तो यहां पर डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, तो इन्होंने पूछा है कि भाई एडवांस रिसीव हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के केस में फॉरवर्ड चार्ज में, क्या उसका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा? तो भाई आंसर इज नो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज की बात करते तो मैं यस बोलता, अगर आप रिवर्स चार्ज की बात करते और गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते तो मैं यस बोलता, लेकिन आपने फॉरवर्ड चार्ज की बात करी और आपने गुड्स और सर्विसेज दोनों को ही इंक्लूड कर लिया, तो यहां पर आपकी स्टेटमेंट हो गई है रॉन्ग। क्योंकि यहां पर स्पेसिफिकली देखो, हमने जो यहां पर देखा कि इस केस में फॉरवर्ड चार्ज के अंदर इनवॉइस को ही देखा जा रहा है, पेमेंट की यहां पर बात नहीं हुई। हम बेसिकली इनवॉइस देखते हैं कि भाई इनवॉइस की डेट या फिर लास्ट डेट जिस दिन तक इनवॉइस हो जाना चाहिए था उसको हम यहां पर लेके चलते हैं। ठीक है, तो भाई यहां पर इस चीज को देखते हुए देखा जाए तो एडवांस पेमेंट का यहां पर कोई रोल नहीं आता। ठीक है, और स्पेसिफिकली भी ये चीज कही जाती है। ठीक है, एडवांस पेमेंट का यहां पर कोई रोल नहीं आता, लेकिन आरसीएम के अंदर देखो, अब आरसीएम के अंदर हम डेट ऑफ पेमेंट लेते हैं, डेट ऑफ पेमेंट का अर्लियर हम यहां पर लेते हैं। तो भाई इस केस के अंदर क्या बनेगा, सीधी सी बात है, अगर एडवांस भी आपको रिसीव हो रखा है तो उस केस के अंदर एडवांस बेसिकली रिसिपिएंट पे कर रहा होता है, तो एडवांस अगर आपने पे कर रखा है तो उस केस के अंदर आपकी टाइम ऑफ सप्लाई यहां पर बन जाएगी। तो यहां पर स्पेसिफिकली आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया उसमें चीज दी हुई है। तो भाई देखो इस तरीके से डाइसेक्ट करने में कितना ईजी हुआ इस चीज को आंसर करना, कि आपने फॉरवर्ड चार्ज देखा, आपने देखा गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की बात हो रही है, स्टेटमेंट गलत है। रिवर्स चार्ज होता और गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रही होती तो स्टेटमेंट सही होती। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहां पर चीजें आंसर करके चलनी है। एग्जाम के अंदर भी आप इस तरीके से चीजों को समझोगे, चाहे आपका देखो एग्जाम में आपको इस चीज पे फोकस नहीं करना कि आपको 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। ठीक है, कभी कभी उसके चक्कर में जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं आप उनको थोड़ा सा कच्चा पक्का अटेम्प्ट कर सकते हो। तो फोकस ऑन दैट कि जो क्वेश्चन आपको पता है कि दिस इज माई क्वेश्चन, आई हैव डन द प्रैक्टिस, आई हैव डन द रिवीजन, यहां मैं गलत नहीं करूंगा। अगर उस पर थोड़े से 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लग भी जाते हैं, आप मेक श्योर करके निकलोगे कि उसमें कोई गलती नहीं होगी और आपको 100% मार्क्स वहां पर मिलेंगे, रादर देन ये करने के कि यार मैं पूरे 100 नंबर का अटेम्प्ट करके जाऊंगा, मैं फटाफट करूंगा, मैं मिस कर सकता हूं, तो गलतियों के चांसेस बढ़ेंगे। उस 100 नंबर के चक्कर में आप हो सकता है कि 4 क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आते थे उनमें सब में कुछ छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स करके आ जाओ और आपको कुछ भी ना मिले। और हो सकता है कि आपने 70-80 मार्क्स का अटेम्प्ट किया हो और उसमें से भी आपको 70 मार्क्स 80 में से 70 मिल जाए। जैसे मैं अपना अगर एफआर का एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो भाई मेरा एफआर का अटेम्प्ट फॉर सम रीज़न मैं नहीं कर पाया था पूरा, मेरा 65-70 मार्क्स का ही एफआर का अटेम्प्ट हुआ था, मिसमैनेजमेंट की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से। और जब मेरे मार्क्स आए तो 58 मार्क्स मेरे वहाँ पर थे। तो यानी कि 65 to 70 मार्क्स के अटेम्प्ट में भी 58 मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। द ओनली कंडीशन इज कि जितना आपने किया हो वो बहुत ही अच्छे से बिना किसी गलती के स्कोप को छोड़े आपने किया हो। तो आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस अज्यूमिंग द जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, देखो अब यहां पर हमसे किसके बारे में पूछा है, ये देखो यहां पर गुड्स की बात हो रही है। ठीक है, गुड्स की बात हो रही है और रिवर्स चार्ज की बात हो रही है, तो हम ये पॉइंट यहां पर कवर कर रहे हैं। रिवर्स चार्ज में हमें पता है हम 3 चीज़ें देखते हैं, तो हमें उन 3 चीज़ों को यहां पर पहले तो देखना है, आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन में कहां कहां पर वो 3 चीज़ें दी हुई हैं और उन 3 चीज़ों के बेसिस पे ही हमें यहां पर आंसर इस चीज़ का निकालना है। ठीक है, तो वही 3 चीज़ें क्या थी आपकी, डेट ऑफ पेमेंट,
डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, और आपका तीसरा पार्ट 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ आपका इनवॉइस। ठीक है, तो यहां पर ये चीज करनी है हमें। अब अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो हमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स जो कि है जुलाई 1, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ गुड्स जो कि है अगस्त, एंड डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। क्या इसको हम लेंगे? नहीं, क्योंकि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, आरसीएम। आरसीएम में हम क्या लेते हैं, प्लस 31st डे इनवॉइस की डेट से। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि हम इस टेबल को मॉडिफाई करेंगे। एग्जाम में इस पूरी की पूरी टेबल को एज इट इज आपको कॉपी करना है, और उसके बाद एक इसमें एडिशनल कॉलम ऐड करना है जो कि आपका होने वाला है आपके टाइम इनवॉइस प्लस 31st डे। ठीक है, अब इसको आप इसमें जोड़ते जाएंगे तो भाई देखो जो आपका जून 29 के अंदर आप जब 31 डेज जोड़ेंगे तो आपका यहां पर बन के आएगा जुलाई 30। ठीक है, उसके बाद सेम जुलाई 30, सेम आपका जुलाई 30, आपका यहां पर जुलाई 2, जुलाई 30, एंड लास्ट में आपका सेम जुलाई 30। ठीक है, तो ये आपने सबसे पहला काम कर दिया, आपने ये कंप्यूट कर लिया यहां पर कि आपको कौन कौन सी डेट मेनली आपको कंसीडर करनी है। और अब हम इसको नहीं देखेंगे, इसको हम काट देंगे, इसको गायब कर देंगे। ठीक है, अब हमें इन 3 डेट्स को कंपेयर करना है, और विच एवर इज लोअर, विच एवर इज अर्लियर जो यहां पर आएगा दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। तो यहां पर आपका सबसे पहले देखो जुलाई 1 है, अगस्त 10 है, और आपका जुलाई 30 है। तो इसमें से अर्लियर कौन सा है, जुलाई 1, तो दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। सेकंड पार्ट के अंदर जुलाई 1, जून 25 एंड जुलाई 30, तो जून आपका यहां पर आ जाएगा, तो दैट विल बी योर, पहले केस में ये हो गया, दूसरे केस में आपका यहां पर ये हो गया। थर्ड पार्ट थोड़ा सा देखो कॉम्प्लिकेटेड है, यहां पर इसने क्या पूछा है कि पार्ट पेमेंट मेड ऑन जून 30 एंड द बैलेंस अमाउंट पेड ऑन जुलाई 20। तो पार्ट पेमेंट क्या हुई, एक तरह से एडवांस। क्या आरसीएम में गुड्स के केस में एडवांस आपका कंसिडर होता है? तो जी हाँ, कंसिडर होता है, क्योंकि डेट ऑफ पेमेंट ली जाती है। तो देखो हमारा यहां पर कौन कौन सी डेट आई, जुलाई 30, जुलाई 1 और ये 2 डेट्स। तो देखो पहले पार्ट के लिए आपकी जून 30 ही होगी रेलिवेंट डेट, क्योंकि डेट ऑफ पेमेंट लेंगे हम। ठीक है, और दूसरे पार्ट की रेलिवेंट डेट होगी जुलाई 20। तो यहां पर फर्स्ट पार्ट में विच एवर इज अर्लियर, इसमें और इसमें विच एवर इज अर्लियर आपका क्या आया, जून 30। सेकेंड पार्ट के अंदर इसमें और इसमें आपका अर्लियर क्या आया, यहां पर आया आपका जुलाई 1। तो यहां पर आपका आ जाएगा जुलाई 1। तो भाई देखो आपको आंसर किस तरीके से करना है कि भाई फॉर द एडवांस रिसीव्ड टाइम ऑफ सप्लाई इज जून 30, एंड फॉर द अनदर इंस्टॉलमेंट आगे की पेमेंट के लिए आपका टाइम ऑफ सप्लाई इज जुलाई 1 जो कि अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग है। तो बेसिकली एक आपको तीनों का वो जो लिस्ट बनानी है वो इस डेट को लेके बनानी है, और एक आपको दूसरी डेट को लेके बनानी है, और दोनों में ही आपको विच एवर इज अर्लियर निकालना है, एंड दैट विल बी योर आंसर। तो ऐसी ट्रांजेक्शन्स को देखो, ये इतने बड़े क्वेश्चन में प्लेन ट्रांजेक्शन्स के अंदर 1-2 ट्रांजेक्शन ऐसे जरूर डालेंगे, तो इनको देख के डरना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही आसान होती है ये। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, जुलाई 5। Payment is entered in the books of accounts on June 28 and debited in the recipient's bank account on June 30। तो भाई ये देखो हमने ये चीज पढ़ी यहां पर जो हमने ये पार्ट देखा था पेमेंट का, तो डेट ऑफ बैंक में क्रेडिट होने की या डेबिट होने का, क्योंकि यहां पर रिवर्स आरसीएम देख रहे हैं हम। ठीक है, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमने बुक्स में जो पेमेंट दिखाई है, ठीक है, तो उनका विच एवर लोअर लेते हैं हम यहां पर। तो सेम वे यहां पर भी आपको क्या करना है कि लोअर क्या आएगा, जून 28। तो जून 28 को कंसीडर करेंगे, इसको हम भूल जाएंगे कि देखना ही नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो जुलाई 2, जून 28 एंड जुलाई 5, विच एवर इज अर्लियर जुलाई 2, दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, काफी इजी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट इसके समझ में आ रहे होंगे अब कि भाई एक्चुअल में हमें करना क्या क्या है। तो उसके बाद आता है हमारे पास जुलाई 1 को आपकी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स है। पेमेंट इज एंटर्ड ऑन जून 30,
और बैंक अकाउंट से आपका डेबिट हुआ है जून 26 को, तो अर्लियर आपका क्या आया, जून 26। तो भाई इसको तो भूल जाएंगे हम, इसको देखना ही नहीं है। तो हम कंपेयर करेंगे अब जुलाई 30 को, जुलाई 1 को और जून 26 को। तो अर्लियर आपका क्या आया, जून 26, जून 26 विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, लास्ट आ गया आपका कि भाई यहां पर आया जुलाई 30, अगस्त, 10 अगस्त और 1 अगस्त, तो भाई जुलाई 30 विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। तो भाई यहां पर ये देखो, इस तरीके से आपको ये चीज देखनी है। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, हमने देखा आरसीएम है किसका है, गुड्स का। गुड्स का है तो 31st डे लेंगे। सो इनवॉइस में 31st डे ऐड करके एक कॉलम बना लो, पूरा का पूरा रो बना लो, और उसके बाद बाकी इनवॉइस को भूल जाओ। अब इनवॉइस की डेट को हमें नहीं देखना है। अब उसके बाद हम तीनों चीजों को, रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट एंड आपका इनवॉइस के बाद 31st डे, उनको कंपेयर करते हुए चलेंगे और पूरे के पूरे आंसर को हम यहां पर कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट। तो ये एक तरह से स्टार्टिंग में ही हमने सबसे डिफिकल्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। इसके बाद सारी चीज़ें काफ़ी ईजी होने वाली हैं आपके लिए। तो मेन पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो भाई देखो, सेम चीज़ है, एक एग्जैक्टली सेम चीज़ें हैं, बस यहां पर आपको डिफरेंस क्या करना है। यहां पर पूछा गया है आपसे रिवर्स चार्ज ही निकालना है, बट सर्विसेज का निकालना है। ठीक है, तो यहां पर और भी इजी हो जाता है, रिसिप्ट ऑफ गुड्स यहां पर नहीं है। यहां पर सिर्फ आपको दो चीजें कंपेयर करनी है, 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, जो कि आप एक कॉलम अलग से बना लेंगे यहां पर। ठीक है, और उसके बाद आपका जो है डेट ऑफ पेमेंट। तो एक चीज ये और दूसरी चीज ये, इसमें से विच एवर इज आपका अर्लियर जो होगा, दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। क्वाइट ईजी, दिस इज मोर ईजी। तभी मैं बोल रहा हूं कि हमने सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, सबसे डिफिकल्ट पार्ट हमने कवर कर लिया है। इसके बाद की जितनी भी चीजें हैं वो सब आपके लिए आसान ही होने वाली हैं। ठीक है, तो यहां पर भी देखो बीच बीच में ये वाले पॉइंट डाले हुए हैं पेमेंट के, तो हम इसमें अर्लियर यहां पर निकालेंगे, दोनों केसेस में अर्लियर यहां पर निकालेंगे, और बाकी आपके लिए कंप्लीटली सेम है। आपको बस डेज कैलकुलेट करके यहां पर निकालने हैं। 61st डे सब में ऐड करना है, 61st डे लेके चलना है, और उसके बाद आपको इजीली आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या बात कर रहा है कि भाई कबीरा इंडस्ट्रीज है, ठीक है, इसके अंदर engaged in services of transporter for road transport of a consignment and advance payment for the transport on the same date is इतना। तो यहां पर देखो हम एक एक करके सारे फैक्टर्स को, रेलिवेंट फैक्टर्स को हाईलाइट करते हुए चलेंगे। सबसे पहली चीज आती है हमारे पास कि भाई ट्रांसपोर्टर है जो कि रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ कंसाइनमेंट में एंगेज्ड है। ठीक है, तो यानी कि ये सबसे पहली बात तो आपकी सर्विस हो गई, आपका पहला रेलिवेंट फैक्टर। ठीक है, दूसरा पार्ट आपके पास ये आता है कि डेट ऑफ पेमेंट। आपकी डेट ऑफ पेमेंट यहां पर दी हुई है आपको। चलो मैं जो फिगर्स हैं, जो डेट्स हैं, उनको मैं रेड कर देता हूं और बाकी फैक्टर्स को मैं ग्रीन करूंगा। ठीक है, तो 17 जून की आपकी डेट ऑफ पेमेंट यहां पर बन के आती है। और यहां पर प्रोविजन ऑफ सर्विस देखो, यहां पर ये क्या कह रहा है कि भाई इमीडिएटली वो डिलीवर नहीं कर पाए किसी स्ट्राइक की वजह से, तो उन्होंने बाद में इंस्टेड वॉज सेंट ऑन 20th जुलाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोविजन ऑफ सर्विस, ये हो गया आपका प्रोविजन ऑफ सर्विस। और आगे जाके आपका आया इनवॉइस रिसीव हुआ है ऑन 22 जुलाई। यह आपकी डेट ऑफ इनवॉइस है, डेट ऑफ इनवॉइस। अब एक चीज जो ये क्वेश्चन आपको नहीं बता रहा है, बट आपको खुद से याद होना चाहिए था, ऐसा एग्जामिनर सपोज करके चलता है कि ये जो ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज होती है ना, ये आरसीएम में कवर्ड होती है। ठीक है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो होती है, ये जो सर्विस है, ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर कवर होती है। ये आप चीज देख सकते हो, अनलेस आपको अलग से मेंशन ना किया गया हो कि ट्रांसपोर्टर जो है वो अपना, जो आपने आरसीएम चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि नॉर्मल रेट से जीएसटी पे कर रहा है 12% के रेट से, तो उस केस के अंदर अनलेस ऐसा नहीं है, बट नॉर्मली ये चीज जो है वो आरसीएम में कवर्ड है। तो इसको आप रिवर्स चार्ज के अंदर देखोगे। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, 22 जुलाई का 61st डे निकालेंगे।
ठीक है, और हम देखेंगे डेट ऑफ पेमेंट। ये दो चीज़ें हमें कंसिडर करनी है बस, और उसके बेसिस पे हम आंसर कर देंगे। तो 22 जुलाई का 61st डे जो आपका आएगा, दैट विल बी लाइक कितना आगे चला जाएगा वो, ठीक है। अर्लियर हमें निकालना है, 17 जून आएगा, सिंपल सी बात है, आपका इजीली ये आंसर कंक्लूड हो गया। तो भाई देखो, इस क्वेश्चन में आपको किस तरीके से आपको अप्रोच करना है कि भाई ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहली बात तो आपको ये देखना है कि वो गुड्स है या सर्विस है, ठीक है। सेकंड चीज़ आपको ये देखनी है कि वो रिवर्स चार्ज तो नहीं है या फॉरवर्ड चार्ज है। उसके बाद आप अपना रेलिवेंट डेटा उठाएंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो, कंफ्यूज करने के लिए आपको डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस भी दिया हुआ है, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज के अंदर वो चीज यूज होती है। तो आप सिंपल सर्विस देखोगे, आप फॉरवर्ड चार्ज के अंदर डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस होती है यूज, वो देखोगे और आप उसको आंसर करने की कोशिश करोगे, जो कि आपका कंप्लीटली गलत हो जाएगा। आपके बिल्कुल वहीं की वहीं मार्क्स 0 हो जाएंगे, ठीक है। आपको उसको बिल्कुल इग्नोर करना है, आपको बस पहला स्टेप देखना है। जिसने ये स्टेप बाय स्टेप जो इंसान चलेगा, वो आगे इस थर्ड पॉइंट पे गलती नहीं करेगा। तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए था कि वो गुड्स है या सर्विस है, वो रिवर्स चार्ज है या फॉरवर्ड चार्ज है, भले ही क्वेश्चन ने आपको बताया हो या ना बताया हो। लॉ आपको बता चुका है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी रिवर्स चार्ज लगता है, तो आपको पता होना चाहिए था। तो भाई इसके बेसिस पे आगे बढ़ोगे, फिर थर्ड पार्ट के ऊपर आएंगे, फिर हम उठाएंगे उसमें से रेलिवेंट डेटा हमारे लिए क्या क्या है। तो इस क्वेश्चन के अंदर रेलिवेंट डेटा के नाम पर प्रोविजन ऑफ सर्विस भी दिया हुआ है, जिसको हमें इग्नोर करना था। हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस, और उसके अंदर भी हमें 61 डेज प्लस करने हैं, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली आगे जाएगा। तो आप सीधा आंसर कर सकते हो, आप जोड़ने बैठने की जरूरत नहीं है। आपकी भाई 17 जून को डेट ऑफ पेमेंट है, जो कि ऑब्वियसली अर्लियर होने वाली है, क्योंकि इनवॉइस की डेट ही आगे की है। इनवॉइस में 61st डे तो और भी आगे की आएगी ना, तो यहां पर आपका क्लियरली आंसर बन जाएगा 17 जून। तो यहां पर देखो, बेसिकली ट्रैप था ये कि आप प्रोविजन ऑफ सर्विस देखते ही आप सोचोगे कि हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे तीनों पॉइंट पता है, फटाफट उसको आंसर करने की कोशिश करोगे और वहीं पर आपकी गलती हो जाएगी, ठीक है। तो आपको दिमाग खोल के सोचना है कि यहां पर गुड्स ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो जीटीए है, तो यहां पर आरसीएम यहां पर लग रहा है, ठीक है। अब बात आती है आपका राजू प्राइवेट लिमिटेड रिसीव्स द ऑर्डर एंड एडवांस पेमेंट ऑन 5th January फॉर कैरिंग आउट एन आर्किटेक्चरल डिजाइन जॉब. It delivers the designs on 23rd April. By oversight, no invoice is issued at that time, and it is issued much later after the expiry of the prescribed period for the invoice. तो भाई टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो देखो यहां पर आरसीएम की बात नहीं हो रही है, यहां पर नॉर्मली है. किस चीज की बात हो रही है? पहला सीक्वेंस नहीं तोड़ना है, गुड्स है कि सर्विस है, तो यहां पर जी गुड्स सर्विसेज है, ठीक है. आर्किटेक्चरल डिजाइन की जॉब है तो यहां पर सर्विसेज है, पहला पॉइंट हमने देख लिया. दूसरी चीज हमें देखनी है कि रिवर्स चार्ज है कि फॉरवर्ड चार्ज है, तो भाई फॉरवर्ड चार्ज है, रिवर्स चार्ज में ये चीज कवर्ड नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा फॉरवर्ड चार्ज आ गया. अब हम देखेंगे रेलिवेंट डेटा. फॉरवर्ड चार्ज के लिए हमें क्या क्या चाहिए? फॉरवर्ड चार्ज के लिए हमें चाहिए, हम प्रोविजन ऑफ सर्विस भी देखेंगे, हम डेट ऑफ इनवॉइस भी देखेंगे और हम डेट ऑफ पेमेंट भी देखेंगे. अगर इनवॉइस टाइम से रेज हुआ है तो इनवॉइस की डेट लेंगे, इनवॉइस टाइम से रेज नहीं हुआ तो प्रोविजन ऑफ सर्विस की डेट लेंगे. सिंपल सा का टास्क है. तो यहां पर देखते हैं, एडवांस पेमेंट रिसीव हुई है जी 5 जनवरी को, डेट ऑफ पेमेंट आ गई. उसके बाद आता है कि इट डिलीवर्स द डिजाइंस ऑन 23rd April, प्रोविजन ऑफ सर्विस की डेट आ गई. तो दो डेट मिल गई हमें, 5 जनवरी और 23rd April. अब यहां पर ये कह रहा है कि भाई इनवॉइस उस टाइम पर इश्यू नहीं हुआ, बहुत लेट हुआ, तो हम अज्यूम करते हैं कि 30 दिन के बाद ही लेट हुआ होगा, तभी ये कह रहा है कि बहुत लेट इशू हुआ. तो उस केस के अंदर अब सीधी सी बात है, हम प्रोविजन ऑफ सर्विस लेंगे, इनवॉइस रिप्लेस हो जाएगा, और 5 जनवरी को और 23rd April को हम कंपेयर करेंगे और हमारा टाइम ऑफ सप्लाई यहां पर बन के रह जाएगा 5 जनवरी. इसको देखते हैं हमने किस तरीके से आंसर किया हुआ है आईसीआई ने. ठीक है, तो भाई ये देखो कि भाई यहां पर ये क्या कह रहा है, ये देखो दो चीज़ों को लिया है सिर्फ. यहां पर मैंने बताया था आपको कॉन्सेप्ट समझाते समय कि हम दो ही चीज़ों को लेंगे, बस ये देखना है कि प्रोविजन का और इनका एक तरह से आपस में मैच होगा, दोनों लड़ेंगे. अगर इनवॉइस बोलता है कि नहीं मैं टाइम से रेज हो गया तो इनवॉइस आ जाएगा, लेकिन अगर प्रोविजन ऑफ इनवॉइस सर्विस ने बोला कि भाई इनवॉइस तू लेट इशू हुआ है तो प्रोविजन आ जाएगा.
ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये लेके चलेंगे और 5 जनवरी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो भाई इतने से छोटे सी चीज़ के अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज चलते हो 4 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। इन्वेस्टिगेशन शोज दैट 150 कार्टन्स ऑफ सेरामिक कैपेसिटर्स वर डिस्पैच्ड ऑन 2 अगस्त बट नो इनवॉइस वॉज रेज्ड। सीक्वेंस नहीं ब्रेक करना है, मेरे को पता है आपको ये देखते ही मन कर रहा होगा आगे दौड़ने का, आंसर करने का। सीक्वेंस नहीं ब्रेक करेंगे। क्या कर रहे हैं? 150 कार्टन ऑफ सिरेमिक कैपेसिटर्स। क्या है ये? गुड्स, ठीक है। क्या ये आरसीएम है कि एफसीएम है? नॉर्मल गुड्स है, अलग से आरसीएम में मेंशन नहीं है, तो ये फॉरवर्ड चार्ज है। 2 स्टेप हमने कर लिए। अब हमें क्या देखना है? सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज है ना, तो अब हम डेटा पिक करेंगे। तो हमें डेटा में क्या देखना है? सिर्फ और सिर्फ आपको इनवॉइस देखना है। डिस्पैच क्या है? 2 अगस्त। क्या तब तक इनवॉइस रेज हो गया? नहीं हुआ। तो कौन सी डेट लेंगे हम? 2 अगस्त की जो डेट है, दैट शुड हैव बीन द डेट ऑफ इनवॉइस एंड दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एन ऑर्डर इज प्लेस्ड ऑन राम एंड कंपनी ऑन 18 अगस्त, स्किप द डेट। पहले हमें क्या ढूंढना है यहां पर? सप्लाई ऑफ अ कंसाइनमेंट। क्या है? गुड्स, ठीक है, पहला फैक्टर। उसके बाद देखते हैं हम, अब ये जो गुड्स हैं ये कस्टमाइज शूज हैं, आरसीएम में कवर्ड है? नहीं। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या हो गया? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब ले आओ भाई डेट, ठीक है। ऑर्डर कब प्लेस हुआ है? 18 अगस्त को, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? कस्टमर को इन्फॉर्म कर दिया और इनवॉइस इशू कर दिया 2 दिसंबर को। द कस्टमर कलेक्ट्स द कंसाइनमेंट फ्रॉम द प्रेमिसेस ऑन 7 दिसंबर एंड इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर्स द पेमेंट। क्या पेमेंट हमारे रेलिवेंट है? नहीं। कलेक्ट कब कर रहा है? रेलिवेंट है? नहीं। तो भाई ये सब चीज़ें हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, हम देखेंगे ही नहीं, हमें टाइम वेस्ट ही नहीं करना। हमारे लिए रेलिवेंट क्या है कि भाई जब तुमने गुड्स अवेलेबल करा दिए उस टाइम तक इनवॉइस रेज हो जाना चाहिए था, ठीक है। और एक्चुअल में देखो ये क्या हो रहा है, ये क्या कह रहे हैं? गेट्स द कंसाइनमेंट रेडी एंड इन्फॉर्म्स द कस्टमर एंड इश्यूज द इनवॉइस ऑन 2 दिसंबर। तो 2 दिसंबर को इन्होंने कंसाइनमेंट रेडी कर दिया, उसको इन्फॉर्म कर दिया, दैट मीन्स मेड अवेलेबल करा दिया, और तब तक इनवॉइस रेज हो जाना चाहिए था, तो वो भी कर दिया। तो यहां पर बाकी सब चीज़ों को ना भी पढ़े तो कोई रेलिवेंट फैक्टर है नहीं। तो आंसर क्या आने वाला है यहां पर कि भाई टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 2 दिसंबर। अब इसको आंसर कैसे करना है बस ये देखते हैं। अब समझ में आ रहा है आपको? अगर आप इन फिल्टर्स को नहीं लगाओगे ना तो आप फालतू की इंफॉर्मेशन के अंदर घुस के रह जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये डेट भी है, ये डेट भी है, कोई तो पर्पस होगा। कोई पर्पस नहीं होता। कभी कभी आपने शुरू में ही अगर आपने अपना माइंड क्लियर रखा, आपके क्वेश्चन का मैप आपके दिमाग में क्लियर है कि भाई मुझे ये फैक्टर्स ही कंसीडर करने हैं, तो उस फैक्टर के बियॉन्ड आपका कोई मतलब ही नहीं है देखने का, ठीक है। तो यहां पर अब इसका आंसर देखें किस तरीके से किया हुआ इन्होंने। हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। A registered person has to pay GST on outward supply at the time of supply, date of issue of invoice और last date on which invoice ought to be issued। पहली लाइन, ठीक है, ये तो आपने फैक्टर दे दिया। अब in this case the invoice is issued before the removal of the goods and is thus within the time limit prescribed। टाइम लिमिट में है, ठीक है। इनवॉइस जो है बिल्कुल सही टाइम पे रेज हुआ है, ठीक है। इनवॉइस देखो दो टाइम, दोनों में से एक टाइम पे रेज हो सकता है कि आप उसको डिलीवर के लिए डिस्पैच कर रहे हो या आपने मेड अवेलेबल करा दिया, ठीक है। अब अगर बंदे ने ये बोला था कि मुझे तो डिस्पैच करोगे तुम, तो डिस्पैच की डेट विल बी टाइम ऑफ सप्लाई। उससे पहले अगर इनवॉइस रेज हो गया तो उससे पहले की डेट विल बी टाइम ऑफ सप्लाई। ये लॉ ने ये बोला है कि भाई ये मैक्सिमम टाइम है, इससे पहले तो इनवॉइस रेज करना ही करना है, या इस पॉइंट तक भी कर दोगे तो भी चल जाएगा, नहीं करोगे तो इसी पॉइंट को इनवॉइस की डेट मान लेंगे हम, ठीक है। तो भाई ये यहाँ पर चीज़ हो जाती है इस तरीके से। काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे ही ब्रेक डाउन करते करते चलेंगे, सारे चैप्टर्स को ऐसे ही कवर करेंगे। आपको एग्जाम के अंदर ना बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि आंसर कैसे करना है, किन किन चेकलिस्ट को देखना है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आया, मील कूपन्स आर सोल्ड टू अ कंपनी ऑन 9 अगस्त फॉर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एम्प्लॉइज, ठीक है। अब देखो कूपन्स क्या अगर हम बात करें तो कूपन्स 2 टाइप के होते थे, हमने जो सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा हुआ है। कूपन्स जो होते थे वो 2 टाइप के होते थे। एक जो कि सर्टेन होते थे कि भाई किन चीज़ों का कूपन है वो,
ठीक है, मान लो आपको कोई कूपन दिया एक चिप्स के पैकेट का कि 20, आप ये कूपन दिखा के 20 रुपए का चिप्स का पैकेट ले सकते हो, ठीक है। और दूसरा होता था अनसर्टेन, जिसका आपको अभी नहीं पता कि सामने वाला क्या उठा लेगा वहां पे, ठीक है, तो उस पर क्या रेट होगा तो हमें नहीं पता ना। तो जो सर्टेन होते हैं कि भाई चिप्स का पैकेट मिलेगा आपको इस कूपन के बदले, तो चिप्स का तो रेट पता है आपको, ठीक है, तो उसके ऊपर जो रेट लगेगा तो वो रेट अब आज ही जिस टाइम कूपन इशू किया जा रहा है, दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन बात करते हैं अनसर्टेन की कि भाई आपको नहीं पता उसमें से सामने वाला क्या खा लेगा और उस पर क्या रेट लगेगा, तो आज कैसे लगाओगे? तो जब वो रिडीम किया जाएगा, जब वो कूपन लेके आपके सामने पहुंचेगा, दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि तब हमें पता चलेगा कि उसने क्या लिया है और उस पर क्या रेट लगाना है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड इट। अब इसके अंदर देखते हैं, द कूपन्स आर वैलिड फॉर 6 months एंड कैन बी यूज्ड अगेंस्ट परचेज ऑफ फूड आइटम्स। द एम्प्लॉइज यूज देम इन वेरियस स्टोर्स फॉर परचेजेस ऑफ वेरियस एडिबल आइटम्स। कोई सर्टेन चीज नहीं है, बहुत सारी फूड आइटम्स हैं, हर फूड आइटम पे अलग अलग रेट लगता है, तो भाई हम नहीं बता सकते कि उस पर क्या बनेगा। तो जिस टाइम वो चीज परचेज की जाएगी, दैट विल बी आपका वो, यानी कि रिडीम करना, जब आपने कूपन रिडीम किया और आपको उसके बदले में जो चीज चाहिए थी वो मिली, दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। क्योंकि यहां पर वेरियस फूड आइटम्स आ गया, स्पेसिफिक फूड आइटम आता तो जिस टाइम कूपन मिला था उसी टाइम उसको टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाता। तो यहां पर ये डिफरेंस आपको करके चलना है। देखो स्टार्टिंग से ही अगर आपने बांट लिया ना क्वेश्चन को, तो आगे की चीज तो बिल्कुल ईजी हो जाती है, जो आप अभी तक देख भी पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। अ फर्म ऑफ एडवोकेट्स इशूज इनवॉइस फॉर सर्विसेज टू एबीसी लिमिटेड। द पेमेंट इज कंटेस्टेड बाय एबीसी लिमिटेड। ठीक है, देखो सबसे पहले तो यहां पर क्या है, ये सर्विस है, ठीक है, ये आपको यहां पर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। और दूसरी चीज एडवोकेट की सर्विसेज है टू अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो भाई ये जो है ये आपकी आरसीएम में कवर्ड है, ठीक है। तो यहां पर देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते ही हमने सबसे पहले क्वेश्चन की जो आइडेंटिटी है वो निकाल ली, ठीक है। अब हमें पता है कि हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, अब हमें पता है हमें डेटा में क्या क्या चाहिए। हमें इनवॉइस की डेट चाहिए, क्यों चाहिए? ताकि उसमें हम 61 दिन जोड़ सकें, ठीक है। और दूसरी हमें डेट ऑफ पेमेंट चाहिए। उसके अलावा हमें भाई किसी चीज से कोई भी मतलब नहीं है, जो मर्जी दिया हो हमें ये ढूंढना है। अब हमने स्टार्टिंग में आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमें यही ढूंढना है। तो ये कैसे ढूंढेंगे हम? ऑन द ग्राउंड दैट ऑन अकाउंट ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ द फर्म द कंपनीज केस वाज डिसमिस्ड बाय द कोर्ट फॉर नॉन अपीयरेंस व्हिच नेसेसिटेटेड फर्दर अपीयरेंस फॉर व्हिच द फर्म इज बिलिंग द कंपनी। द डिस्प्यूट ड्रैग्स एंड फाइनली पेमेंट इज मेड। खत्म ना, फालतू की बातें हैं, सब बीच में फालतू की बातें हैं। हमें इन्होंने बताया कि फाइनली पेमेंट वॉज मेड ऑन 3rd November। आइडेंटिफाई द टाइम ऑफ सप्लाई। इनवॉइस कब इशू किया गया? 17 Feb को। प्रोविजन ऑफ सर्विस कब हो रही है, क्या हो रही है, हमें फर्क नहीं पड़ता। अब हम देखेंगे 17 Feb में हम जोड़ेंगे 61 जोड़ेंगे, जो 61वां दिन होगा वो लेना है हमें, और 3rd November को यहां पर हम कंसीडर करेंगे। तो इसके अंदर अगर हम 61 दिन जोड़ते हैं तो दैट विल बिकम 19th April, ठीक है। और आपका 3rd November तो है ही। तो इन दोनों को अगर मैं देखूं और विच एवर इज लोअर लूं तो 19th April आता है, विच विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। कितना ईजी, कितनी फालतू की बातों से इसने उलझाने की कोशिश की, घुमाने की कोशिश की, जरूरत थी हमें नहीं। सबसे पहले क्योंकि हमने देख लिया कि ये सर्विस थी, हमने देख लिया कि ये आरसीएम था, हमें पता था हमें 2 ही चीजें चाहिए, वो 2 चीजें मिल गई, हमने आंसर निकाल दिया, बात खत्म, ठीक है। तो भाई ये इस तरीके से आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर भी देखोगे बहुत सिंपल है। फालतू में ये चैप्टर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट काफी आसान है। इसके अंदर भी देखो यही करना था, हमें डेट ऑफ पेमेंट चाहिए थी, हमने निकाल ली। हमें 61st डे चाहिए था, हमने निकाल लिया और हमने आंसर दे दिया, बात खत्म। स्टार्टिंग में बस आपको बताना है कि भाई एडवोकेट की लीगल सर्विसेज हैं जो कि आरसीएम में कवर्ड हैं। ये 2 फैक्टर आपको सबसे पहले देने हैं और उसके बेसिस पे आपको ये फॉर्मूला लगा के निकाल देना है, इजी पीजी, ठीक है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। Modern security company provides services of testing of electronic devices. In one case, it tested a batch of devices on 4th and 5th September but could not raise invoice. छोड़ो बाकी सब, सर्विस प्रोवाइड करी है, ठीक है। अभी जो टेस्टिंग की सर्विसेज है कहीं पे भी आरसीएम में कवर्ड है नहीं, तो भाई यहां पर ये आपका फॉरवर्ड चार्ज है। तो 2 रेलिवेंट फैक्टर्स आ गए, फॉरवर्ड चार्ज और आपका सर्विस। तो अब मुझे पता है मुझे क्या क्या ढूंढना है।
मुझे प्रोविजन ऑफ सर्विस ढूंढना है, मुझे डेट ऑफ इनवॉइस ढूंढना है, मुझे डेट ऑफ पेमेंट ढूंढना है। ठीक है, प्रोविजन ऑफ सर्विस क्या है कि भाई टेस्टिंग करी है 2 दिन, 4 तारीख को और 5 तारीख को, यानी कि प्रोविजन ऑफ सर्विस कब खत्म हुई? 5 तारीख को। 4 को शुरू हुई, 5 को खत्म हुई, तो 5 सितंबर इज योर डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। ठीक है, इनवॉइस कब रेज हुआ? ये मिल गई मुझे पहली चीज। सॉरी, मैं इसको कलर स्कीम चेंज करता हूं। मैं जो डेट पिक कर रहा हूं उसको मैं येलो करता हूं, सॉरी ये ग्रीन, लाइट ग्रीन। 5 सितंबर, ओके रॉन्ग थिंग। 5 सितंबर जो कि है आपकी प्रोविजन ऑफ सर्विस, 19 नवंबर जो कि है आपकी डेट ऑफ इनवॉइस, और आपका पेमेंट जो हुआ है वो हुआ है दिसंबर में। ठीक है, इन्होंने इतना सा बोल दिया। अब हमें क्या करना है? हमें सबसे पहली चीज क्या देखनी है? अब कौन लड़ेगा आपस में? अब इनवॉइस लड़ेगा प्रोविजन ऑफ सर्विस से। इनवॉइस रेज हो रहा है 19 नवंबर को और प्रोविजन ऑफ सर्विस हो गया था 5 सितंबर को, यानी कि यहां से 30 दिन के अंदर, यानी कि 5 अक्टूबर तक आपका इनवॉइस रेज हो जाना चाहिए था। 5 अक्टूबर तक नहीं हुआ है। कब हुआ है? नवंबर में जाके 2 महीने से भी ज्यादा लगा दिए। तो क्या है, कौन जीता? कौन जीता यहां पर? प्रोविजन ऑफ सर्विस जीता। और उसके बाद हम उसको किससे लड़वाएंगे? दिसंबर से। यहां तो आस पास भी नहीं भाई, तू तो पहले ही बाहर हो जा। तो टाइम ऑफ सप्लाई आपका क्या बन गया यहां पर? क्लियर विनर आपका कौन हो गया? 5 सितंबर, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। ठीक है, तो ये यहां पर आपका बन गया। ये एमसीक्यू वर्दी क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से इसी तरीके से ब्रेक डाउन करना है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास आता है, XYZ and company, a firm of chartered accountants, issued invoice for services rendered to Mr. A. अब ये देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज हैं, एडवोकेट से रिलेटेड नहीं है, आरसीएम कवर्ड नहीं होता है, सर्विसेज हैं और फॉरवर्ड चार्ज है। ठीक है, तो क्या क्या है? सर्विस है और फॉरवर्ड चार्ज है। तो यही 3 चीजें जो ऊपर देखी थी वही देखनी है। तो आ जाओ भाई आगे, अब हम देखना शुरू करते हैं। तो भाई प्रोविजन ऑफ सर्विस देखा, पहली चीज प्रोविजन ऑफ सर्विस कब कंप्लीट हुई? 1 अगस्त को, और पेमेंट आ गई 28 सितंबर को। ठीक है, इनवॉइस कब रेज हुआ है हमारे पास? 7 सितंबर को। तो ये देखो, पहले केस के अंदर ये अलग अलग केसेस हैं, इनका अलग अलग केसेस को आंसर करना है इनवॉइस को रेफरेंस पॉइंट रखते हुए। तो पहले केस के अंदर प्रोविजन ऑफ सर्विस क्या है? 1 अगस्त। क्या इनवॉइस टाइम से रेज हो रहा है? नहीं, 1 सितंबर तक हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। तो किसको लेंगे? 1 अगस्त को और 28 सितंबर को। तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई यहां पर बन जाएगा 1 अगस्त। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, आप आंसर करने की कोशिश करो खुद भी साथ साथ। अगला पार्ट आता है हमारे पास, प्रोविजन ऑफ सर्विस क्या है? 14 अगस्त। इनवॉइस की डेट क्या है रेफरेंस के लिए? 7 सितंबर। तो यानी कि 14 सितंबर तक भी रेज हो जाता तो चल जाता, तो यानी सितंबर से ये आपका डेट ऑफ इनवॉइस जीत गया। ठीक है, तो इस केस के अंदर 7 सितंबर वर्सेस कौन होगा? 28 सितंबर, जो कि है आपका डेट ऑफ पेमेंट। तो आपका जो यहां पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 7 सितंबर विल बी द क्लियर विनर। तो यहां पर 7 सितंबर। ठीक है, काफी इजी हो गया ना। देखो, पहला पार्ट जब आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद सब इजी है, सब कुछ आसान है। मिस्टर ए मेड द पेमेंट ऑन 3 अगस्त। हाउएवर प्रोविजन ऑफ सर्विस वॉज रिमेनिंग टू बी कंप्लीटेड एट दैट टाइम। प्रोविजन सर्विस तो हुई ही नहीं है, तो यानी कि पेमेंट पहले हो गई है, इनवॉइस भी रेज हो चुका है, प्रोविजन सर्विस तो हुई ही नहीं है। तो भाई अर्लियर दोनों में से ही लेंगे ना। तो भाई यानी कि लड़ने ही नहीं आई प्रोविजन ऑफ सर्विस। ठीक है, तो एडवांस पेमेंट जो पहले आ चुकी है 3 अगस्त को, दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। क्वाइट इजी। उसके बाद आता है आपके पास कि पेमेंट कब हुई है? 15 सितंबर को। प्रोविजन ऑफ सर्विस यहां भी पेंडिंग थी, तो यहां पे लेकिन इनवॉइस पहले रेज हो गया, तो द डेट ऑफ इनवॉइस विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। 7 सितंबर यहां पर जीत जाएगा। तो बेसिकली देख लो, अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, मुझे लगता है कि पूरा फॉर्मूला आपको थोड़ा बहुत रट गया होगा। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई प्रोविजन की और इनवॉइस की लड़ाई करवाएंगे। 30 दिन में या 45 दिन में इनवॉइस अगर रेज हो चुका है तो इनवॉइस को देखेंगे, प्रोविजन को भूल जाएंगे, वरना इनवॉइस को भूल जाएंगे, प्रोविजन को देखेंगे, और डेट ऑफ पेमेंट तो वहां पर खड़ा ही है, वो तो पहले ही फाइनल में पहुंच के खड़ा है। हमें वहां तक उनको सेमी क्वालिफिकेशन राउंड से निकाल के लेके जाना है। दोनों में से एक पहुंचेगा और उन दोनों में से एक विचएवर इज अर्लियर आपका टाइम ऑफ सप्लाई वहां पर बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट नहीं है अभी। मिस प्रणव एसोसिएट्स अ पार्टनरशिप फर्म, देखो पार्टनरशिप फर्म है,
प्रोवाइडेड रिकवरी एजेंट सर्विसेज टू न्यूट्रॉन क्रेडिट्स लिमिटेड, एक NBFC है। ओके, तो NBFCs में देखो सबसे पहली बात तो ये सर्विस है, और दूसरा एक चीज़ याद रखना, रिकवरी एजेंट है। और रिकवरी एजेंट कहाँ कवर्ड है? RCM के अंदर। क्वेश्चन नहीं बताएगा, क्वेश्चन ने एक टाइप ऑफ सर्विस दे दी, ये हमारा काम है आइडेंटिफाई करना कि रिकवरी एजेंट तो भाई RCM में कवर्ड है, तो ये सर्विस है और साथ में RCM है। तो अब हमें पता है हमें क्या क्या ढूंढना है, ठीक है। ऑन 15 जनवरी इनवॉइस फॉर द सेम वॉज इशूड, ठीक है, सॉरी इनवॉइस इशू हुआ है 7 फेब को, और पेमेंट हुई है 18 अप्रैल को। 7 फेब का हमें क्या करना है? 7 फेब का हमें क्या करना है? हमें देखना ही नहीं है उसको, ठीक है। तो भाई इसकी जगह पे क्या डेट आएगी हमारी? 9 अप्रैल। 61st डे जो है इस डेट से, दैट इज योर दिस डेट 9 अप्रैल। फेब से मार्च, मार्च से अप्रैल, ठीक है। तो ये, और दूसरा हमारा डेट ऑफ पेमेंट। हम ये बस ये दो चीजें देखते हैं, विच एवर इज अर्लियर इज आपका 9 अप्रैल, तो 9 अप्रैल इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। सिंपल। क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया, हमने बस फिल्टर किया चीजों को। हमने सबसे पहले सर्विस थी आइडेंटिफाई कर लिया, RCM से आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमें पता है हमें दो ही चीजें ढूंढनी है, वो दो चीजें मिल गई, हमारा आंसर आ गया, दैट्स इट। तो भाई ये आ गया। तो इसमें दो पार्ट में क्या पूछा था? देखो 2 मार्क्स और 2 मार्क्स, पहला RCM से और दूसरा टाइम ऑफ सप्लाई से। यहां पर पूछा कि किसको GST पे करना है, तो रिकवरी एजेंट है तो वो अपनी सर्विसेज दे रहा है किसी को, तो उस केस के अंदर RCM लगेगा, और टाइम ऑफ सप्लाई भी हमने RCM के बेसिस पे कैलकुलेट कर लिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। मिस्टर एक्स सप्लाइड गुड्स फॉर 50,000 रुपए टू इट्स कस्टमर मिस दियाना ऑन 1 जनवरी। देखो गुड्स सप्लाई कर रहा है, क्या ये जो गुड्स है स्पेसिफिकली RCM में कवर्ड है? नहीं, तो यहां पर फॉरवर्ड चार्ज लग रहा है, तो भाई गुड्स और आपका फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है। अब हमें क्या क्या देखना है? हमें पता है, हमें इनवॉइस की डेट चाहिए बस, ठीक है। मिस्टर एक्स सप्लाइड गुड्स फॉर 50,000 टू इट्स कस्टमर मिस दयाना ऑन 1 जनवरी ऑन द कंडीशन दैट द पेमेंट फॉर द सेम विल बी मेड विद इन अ वीक। हाउएवर मिस दयाना मेड पेमेंट फॉर द सेट गुड्स ऑन 2 Feb and thus paid interest of 2,000 rupees. What is the time of supply with regard to addition in the value? Okay, इन्होंने क्या पूछा है कि जो एडिशन हुआ है वैल्यू के अंदर उसका क्या करना है, ठीक है। तो एडिशन जो है 2,000 रुपए का, इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो ये जो एडिशन होता है ना, इसका सप्लाई से कोई लेना देना नहीं होता। दिस इज एज एंड व्हेन दिस अमाउंट इज आपका रिसीव्ड, दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई, जो कि आपका है आपका 2 Feb। तो 2 Feb इज आपका टाइम ऑफ सप्लाई को बिल्कुल आसान हो जाता है। एडिशनल पेमेंट जो मिल रही है उसका सप्लाई से और इनवॉइस से, इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। वो जब रिसीव हो रही है, इंटरेस्ट जो है या जो पेनल्टी है, जो चार्जेस हैं, आप अलग से उस सप्लाई के रिलेटेड कुछ चीज़ें जो आप अलग से चार्ज कर रहे हो, जो कि आपके इंटरेस्ट के रूप में या इन सब चीज़ों के रूप में होता है, तो जब आपको रिसीव होगा दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। आप एक्रू करके उस पर टाइम ऑफ सप्लाई नहीं बना सकते। मंच एंड वंश ट्रेडिंग कंपनी या रजिस्टर्ड सप्लायर इज लायबल टू GST अंडर फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है भाई। सप्लायर है तो भाई यहां पर मेनली आप मान के चलो कि दीज आर गुड्स की बात हो रही है, ठीक है। इट हैज फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, गुड्स वर सप्लाइड ऑन 3 अक्टूबर, ठीक है। इनवॉइस वॉज इशूड ऑन 5 अक्टूबर एंड पेमेंट रिसीव्ड ऑन 9 अक्टूबर। तो भाई यहां पर आपको क्या करना है? गुड्स कब सप्लाई हुए? 3 तारीख को। मेरे लिए रेलिवेंट क्या है? मैं यहां पर पहली बात तो 9 अक्टूबर को तो देखूंगा ही नहीं, मुझे क्या मतलब है ना। मैं ये देखूंगा कि सप्लाई गुड्स कब किए? 3 तारीख को, और उसके बाद मैं ये सोचूंगा कि यार 3 तारीख वुड हैव बीन द डेट ऑफ इनवॉइस। क्या इसने 3 तारीख तक इनवॉइस रेज किया है? नहीं किया। कब किया है? 5 तारीख को। तो भाई मैं 5 को भी नहीं देखूंगा, अब मैं देखूंगा कि भाई गुड सप्लाई करें हैं 3 तारीख को और तब तक इनवॉइस रेज हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ तो भी मुझे मतलब नहीं, टाइम ऑफ सप्लाई बना दूंगा, ठीक है। तो यहां पर आपका 3 तारीख जो होगी वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा हमने टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर कर लिया। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, बट अगर आप इस तरीके से फिल्टर आउट करके आप उनको आसान बनाना चाहें तो आप आसान बना सकते हो। एग्जाम्स में देखो बहुत कम टाइम रह गया है, मैं आगे आपके लिए इसी टाइप की प्रैक्टिस के लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। आगे मैं MCQs भी कवर करूंगा वीडियोस के अंदर, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दोज वीडियोस।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।